फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का भूदृश्य। ये चैप्टर नथाले ट्रूरॉय के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने इस चैप्टर के थ्रू बताया है कि किस प्रकार से जो चाइनीज जो आर्टिस्ट होते हैं और जो यूरोपियन जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आर्ट के प्रति उनके व्यू क्या है, उनके क्या दृष्टिकोण है। यूरोपीय आर्टिस्ट और चाइनीज आर्टिस्ट के बीच में अंतर को, जो डिफरेंसेज है, अंतर है, इसको इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो एक आत्मा का जो लैंडस्केप है, आत्मा का जो भूदृश्य है, वो इस चैप्टर का नेम है। चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। कि एक वंडरफुल, एक अद्भुत, एक पुरानी स्टोरी टेल है, वो स्टोरी होती है, कहानी, कथा सुनाई जाती है। स्टोरी मतलब बताई जाती है, सुनाई जाती है अबाउट द पेंटर, पेंटर के बारे में। वू दाओजी पेंटर का नाम है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कि 8th सेंचुरी में रहता था, मतलब 8वीं शताब्दी में रहने वाले चित्रकार वू दाओजी के बारे में एक अद्भुत पुरानी कथा है, वो सुनाई जाती है, बताई जाती है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। पैलेस मतलब जो महल होता है। कि हिज लास्ट पेंटिंग, उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी, उसकी जो अंतिम जो पेंटिंग थी, वो जो लैंडस्केप, वो एक लैंडस्केप की थी, एक भूदृश्य का एक पेंटिंग है, वो उसने बनाई थी। उसकी अंतिम पेंटिंग है वो भूदृश्य की थी। कमीशन मतलब तैयार करने के लिए जिसने कहा था, आदेश दिया था। बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग, कि एक टैंग वंश के जो सम्राट है, एम्परर है जुआनजोंग ने इसे तैयार करने का आदेश दिया था, तैयार करने के लिए कहा था। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, की पैलेस वॉल जो है मतलब महल की जो दीवार है उसको डेकोरेट करने के लिए टैंग वंश के सम्राट जुआनजोंग के द्वारा आदेश के रूप में, जुआनजोंग के द्वारा कहने पर उसने एक पेंटिंग है, वो भूदृश्य की पेंटिंग है, वो उसने बनाई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। कि द मास्टर, जो मास्टर था मतलब उस पेंटिंग को बनाने वाला जो पेंटर था, वो दाओजी हैड हिडन हिज वर्क, उसने अपना जो वर्क, अपना जो उसने जो चित्र तैयार किया था, ये वर्क है वो चित्र से रिलेटेड है, तो उस चित्र को उसने एक स्क्रीन के पीछे, एक पर्दे के पीछे है वो हिडन मतलब छिपा दिया। तो उस चित्रकार ने, उस मास्टर ने अपने चित्र को, अपने कार्य को स्क्रीन के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, कि सो इस ताकि जो एम्परर था मतलब द एम्परर वुड सी इट, ओनली लगाया कि केवल सम्राट है वो उसको देख सके, उस चित्र को देख सके, तो इसलिए उसने उस चित्र को स्क्रीन के पीछे है वो छिपा दिया, एक पर्दे के पीछे छिपा दिया। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ, बर्ड्स इन फ्लाइट। तो देखो, फॉर ए लॉन्ग वाइल, की लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, कि लंबे समय तक जो एम्परर था, सम्राट था, उसने उस वंडरफुल सीन, जो अद्भुत दृश्य था, उसकी एडमायर करी, उसकी प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें क्या थे, डिस्कवरिंग मतलब उसमें सम्मिलित थे, इंक्लूडेड की बात आ रही है, तो उसमें जंगल, हाई माउंटेन यानी ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स झरने, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, की एक इमेंस स्काई के अंदर, एक विशाल अनंत स्काई के अंदर तैरते हुए बादल, मैन ऑन हिली पाथ, कि पहाड़ी रास्तों पे मैन, पहाड़ी रास्तों पे व्यक्ति, आदमी, बर्ड्स इन फ्लाइट, और मतलब उड़ते हुए पक्षी, उड़ान भरते हुए पक्षी है, उनका दृश्य है वो वहां पे दिखाई दे रहा था। तो उस वंडरफुल सीन की प्रशंसा है वो एम्परर ने, सम्राट ने लंबे समय तक करी। लुक सर सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा कि देखिए श्रीमान जी, चित्रकार ने अब महाराज के लिए ये वर्ड आया है। तो वो जो चित्रकार है वो बोलते हैं कि देखिए सर, देखिए महाराज। सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट, कि इन दिस केव, इस केव के अंदर, इस गुफा के अंदर, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, की माउंटेन पर्वत की जो फुट है मतलब तलहटी, कि पर्वत की तलहटी में स्थित इस गुफा के अंदर एक स्पिरिट, एक आत्मा है वो निवास करती है। तो उस चित्रकार ने बताया है कि इस गुफा के अंदर, पेंटिंग में एक गुफा है, तो वो बता रहा है कि पर्वत की इस तलहटी में, क्योंकि हाई माउंटेन भी इसमें बताए हैं, तो हाई माउंटेन के नीचे उसने एक केव का निर्माण भी किया है। पेंटिंग की बात हो रही है पूरी, कि माउंटेन की तलहटी में, पर्वत की तलहटी में, इस गुफा के अंदर एक स्पिरिट है वो निवास करती है, एक आत्मा निवास करती है, ऐसा चित्रकार ने, वू दाओजी ने कहा। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन,
अब द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, कि पेंटर ने, चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई। जैसे मूवी में होता है ना कि गुफा का दरवाजा है वो ताली बजाने से खुलता है, तो वैसे ही पेंटर ने क्लैप्ड हिज हैंड्स, अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और उस केव का, गुफा का जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, वो ओपन यानी खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कि द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, कि उसकी जो इनसाइड मतलब अंदर का जो दृश्य था वो बहुत ही स्प्लेंडिड था, बहुत शानदार है। वो अब बोल रहा है कि अंदर का दृश्य है वो बहुत शानदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कि कन्वे करने के शब्दों से दूर, कन्वे मतलब वर्णन करने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों से परे अंदर का दृश्य है वो शानदार है। वो चित्रकार बोल रहा है इस बात को कि जैसे दरवाजा खुला तो चित्रकार ने क्या कहा कि वर्णन करने वाले शब्दों से परे, वर्णन करने वाले शब्दों से दूर जो अंदर का दृश्य है वो बहुत स्प्लेंडिड है, शानदार है। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, योर मेजेस्टी मीन्स महाराज, कृपया, कि कृपया महाराज, लेट मी शो द वे, कि मुझे आप रास्ता दिखाने दीजिए, मतलब मुझे आगे का जो मार्गदर्शन है वो करने दीजिए। द पेंटर एंटर्ड द केव, अब जो पेंटर था, चित्रकार था, उसने उस केव के अंदर, गुफा में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल। तो देखो, दीवार को डेकोरेट करने के लिए वो पेंटिंग बनाई गई थी और वो पेंटिंग है वो दीवार पे थी। तो अब पेंटर है, उसने उस गुफा में प्रवेश कर लिया। कितनी अद्भुत पेंटिंग होगी बताओ, पेंटिंग के अंदर एक गुफा है और गुफा के अंदर पेंटर है वो प्रवेश भी कर गया, उसका दरवाजा भी खुल गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, वो उसके पीछे, क्लोज्ड मतलब बंद हो गया, बिहाइंड हिम उसके पीछे है, जो एंट्रेंस का दरवाजा है वो बंद हो गया। मतलब जैसे ही पेंटर ने प्रवेश किया अंदर रास्ता दिखाने के लिए, तो जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, वो उसके पीछे बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, और कि वो जो एस्टोनिश, जो एम्परर था, मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज, जो महाराज था, जो एम्परर था, सम्राट था, वो हिल पाता या कोई एक शब्द भी अटर कर पाता, मतलब वो मूव कर पाता, हिलता डुलता, और या फिर एक शब्द बोलता, उससे पहले ही, बिफोर मतलब उससे पहले ही, उस एस्टोनिश्ड एम्परर के हिलने डुलने और कोई शब्द बोलने से पहले ही, द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो वेनिश हो गई, गायब हो गई, फ्रॉम द वॉल मतलब दीवार से, वो जो पेंटिंग थी, चित्र थी, वो गायब हो गया। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, कि नोट ए ट्रेस, कि कोई भी चिन्ह है वो नहीं था। वू दाऊजी ब्रश वॉज लेफ्ट, कि वू दाऊजी के ब्रश का, वू दाऊजी ने जो चित्र बनाया था किसी ब्रश से बनाया होगा, तो वू दाऊजी के ब्रश का कोई भी ट्रेस, कोई भी चिन्ह है वो वहां पे नहीं रह गया था, नहीं छूट गया था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आर्टिस्ट था, जो कलाकार था, वो भी इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया में दोबारा नहीं देखा गया, वो उस पेंटिंग के अंदर ही गायब हो गया। जैसे ही वो पेंटिंग के अंदर प्रवेश किया, दरवाजा बंद हुआ गुफा का और पेंटिंग है वो गायब हो गई। तो इस प्रकार की स्टोरी है वो कही जाती है वू दाऊजी के बारे में। तो सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, कि इस प्रकार की जो स्टोरी है वो चाइना की जो शास्त्रीय शिक्षा है, चाइना के अंदर चीन की जो शास्त्रीय शिक्षा है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो इन स्टोरियों ने निभाई है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को प्ले किया। इस प्रकार की स्टोरीज ने, इस प्रकार की कहानियों ने चाइना की शास्त्रीय शिक्षा के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट को प्ले किया, महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, कि द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस की और जो जुआंगजी की जो बुक्स हैं, जो पुस्तकें हैं, आर फुल ऑफ देम, की ऐसी कहानियों से भरी हुई है, वो इनसे फुल है, भरी हुई है। कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की बुक्स है वो इस प्रकार की जो स्टोरीज है चाइना की, जो वू दाऊजी के बारे में बताई है, ऐसी स्टोरीज से ये फुल है। दे हैड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, कि दे हैव द मास्टर, वो मास्टर को, जो मालिक होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी हेल्प करता है, टू गाइड मार्गदर्शन करने के लिए। हिज डिसिपल यानी जो शिष्य होता है, इन द राइट डायरेक्शन, की सही दिशा में शिष्यों को गाइड करने के लिए मालिक की सहायता करती है, ये शिक्षक की सहायता करती है ये जो स्टोरीज है वो। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, कि बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है एक किस्सा, जैसे ये जो एक स्टोरी का, एक कहानी का जो एक किस्सा बताया गया है, तो एनेक्डोट होता है एक किस्सा। तो बियॉन्ड द एनेक्डोट मतलब इस किस्से के अतिरिक्त, इस किस्से से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग,
कि वे डीपली मतलब बहुत ही गहराई से रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट आत्मा भी होती है और स्पिरिट अपनी जो प्रचंड जो भावनाएं होती हैं उनको भी बोला जाता है। तो दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, कि वो गहराई के साथ में जो स्पिरिट है, जो भावनाएं हैं, उसको भी रिवील करती है। इन विच, जिसके अंदर, इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, कि जिसके अंदर आर्ट है वो कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर कला का महत्व समझा जाता है, कला को समझा जाता है, वहां पे ये बहुत ही गहराई से उन भावनाओं को वो रिवील करती है, उन भावनाओं को वो प्रकट करती है। ये जो पेंटिंग है, ये जो इस प्रकार की जो स्टोरीज है, तो ये उन भावनाओं को, उन स्पिरिट को ये प्रकट करती है। कंट्रेस्ट दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी के, इस कहानी के कॉन्ट्रेस्ट में, मतलब इस कहानी की तुलना के अंदर, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड for fear it would fly out of the painting, which an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. कि contrast this story, जो इस स्टोरी है, ये कहानी है, उसकी तुलना के अंदर, ये जो वू दाऊ जी की बताई गई है, इस स्टोरी की तुलना में अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, की एक दूसरा पेंटर है, फेमस पेंटर के बारे में भी एक स्टोरी आती है। तो उस एक अन्य जो चित्रकार है उसके बारे में भी एक प्रसिद्ध कहानी है, उसकी भी एक फेमस स्टोरी है। हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, हु वुडंट ड्रा, जिसने ड्रॉ नहीं करी, जिसने नहीं बनाई द आई ऑफ ए ड्रैगन, कि एक ड्रैगन की आंख जिसने नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, कि जिस को उसने पेंट किया था, मतलब जो चित्र उसने बनाया था, उस चित्र के अंदर ड्रैगन की आईज को उसने ड्रॉ नहीं किया, ड्रैगन की आंख है उसने नहीं बनाई। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, फॉर फियर, क्यों, क्योंकि फियर, डर की वजह से, कि इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये पेंटिंग से उड़कर बाहर आ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लांडर, तो ये स्टोरी किसकी तुलना में है? मेरा जो नेटिव फ्लांडर है, मतलब मेरा जो मूल निवास जो फ्लांडर्स है, फ्लांडर एक व्यक्ति का नाम है, तो मूल निवास फ्लांडर नहीं, मूल निवास था नहीं ये फ्लांडर्स, तो मूल निवास फ्लांडर्स की ये एक पुरानी स्टोरी है, तुलनात्मक रूप से। कॉन्ट्रेस्ट दिस स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लांडर, तो ये जो है एक पुरानी स्टोरी है मेरे मूल निवास फ्लांडर्स की, अगर उससे तुलना की जाए तो एक फेमस दूसरा पेंटर हुआ था, अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, की एक दूसरे पेंटर के बारे में एक दूसरी फेमस स्टोरी है, जो कि ड्रैगन की आइज को नहीं बनाना चाहता था उस पेंटिंग में जो उसने पेंट करी थी, इस डर से कि वो उस पेंटिंग से बाहर निकल के आ जाएगा। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कि दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मैंने अत्यधिक रिप्रेजेंटेटिव पाया, मतलब प्रतिनिधि कहानी है वो पाया, ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, कि जो वेस्टर्न यानी जो पश्चिमी पेंटिंग है, जो पाश्चात्य की जो चित्रकला है, जो पेंटिंग है, वहां पे मैंने सबसे अधिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको पाया, ये जो नेटिव फ्लांडर्स की जो स्टोरी है। तो उसने अपने भी जो मूल स्थान जो फ्लांडर है वहां की स्टोरी भी उसने बता दी कि ऐसी एक स्टोरी और भी फेमस है। तो इसके बाद में देखो और स्टोरी को भी वो यहाँ पे बताएगा कि इन 15th सेंचुरी एंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटन मिट्सिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। इन 15th सेंचुरी की 15वीं शताब्दी के अंदर जो एंटवर्प मतलब जो आज का जो बेल्जियम है उसका प्राचीन नाम है वो एंटवर्प था, कि 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में, 15वीं शताब्दी का जो बेल्जियम था, जो एंटवर्प जो उसका स्थान का नाम था, तो 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में ए मास्टर ब्लैक स्मिथ मतलब एक कुशल जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार, कॉल्ड क्वेंटन मिट्सिस, उसका नाम क्या था? क्वेंटन मिट्सिस नाम का एक कुशल लोहार है, वो एक पेंटर की डॉटर, जो पेंटर की जो पुत्री थी उससे प्रेम करने लग गया। तो एक स्टोरी और बताई जा रही है कि 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में एक क्वेंटन मिट्सिस नामक एक कुशल लोहार है, वो पेंटर की पुत्री से प्रेम करने लग गया, चित्रकार की पुत्री से प्रेम करने लग गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, कि द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट, कि उस फादर ने, उस लड़की के पिता ने स्वीकार नहीं किया ए सन इन लॉ, एक दामाद को, इन सच ए प्रोफेशन, की इस तरीके के व्यवसाय के दामाद को उस फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, मतलब जो क्वेंटन मिट्सिस था उसको स्वीकार नहीं किया पेंटर ने। तो इसलिए सो क्वेंटन स्निक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल with such delicate realism that the master tried to sweep it away before he realized what had happened, कि सो इसलिए जो क्वेंटन था,
क्वेंटन जो उसकी पुत्री से प्रेम करने लग गया था। तो क्वेंटन स्निग्ड यानी चोरी छुपे घुस जाना इनटू द पेंटर स्टूडियो, कि वो पेंटर के उस चित्रकार के स्टूडियो में चुपके से क्वेंटन है वो घुस गया। एंड पेंटेड ए फ्लाई, और एक मक्खी को पेंट किया ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, कि उसकी जो लेटेस्ट पैनल था मतलब उसका जो सबसे नवीनतम जो उसकी रचना थी, जो चित्र था, उसके ऊपर एक मक्खी को पेंट किया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, कि बहुत ही डेलिकेट यानी सुंदर एक रियलिज्म के साथ में, एक सुंदर यथार्थता के साथ, सुंदर वास्तविकता के साथ में एक उसकी नवीनतम उस पेंटिंग के ऊपर एक मक्खी को उसने पेंट किया। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, कि जिसको मास्टर ने, उस चित्रकार ने ट्राइड कोशिश करी टू स्वेट इट मतलब भगाना, अवे दूर, तो जिसको कि उस मालिक ने, उस चित्रकार ने दूर भगाने की कोशिश करी, उसको मतलब उड़ाने की कोशिश करी उस मक्खी को। मतलब वो मक्खी है वो इतनी वास्तविक लग रही थी जैसे वास्तव में मक्खी है वो वहां पे बैठी हो। तो उस मास्टर ने उसको उड़ाने की, उसको भगा देने की कोशिश करी। बिफोर ही रियलाइज, इससे पहले कि वो रियलाइज कर पाता, जान पाता कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हो गया था। मतलब वो पेंट की हुई मक्खी थी, इससे पहले कि वो उस घटना को जान पाता, उसको वो रियलाइज कर पाता, उसने उस मक्खी को भगाने की, उड़ाने की कोशिश करी। क्वेंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और जो क्वेंटन था वाज इमीडिएटली एडमिटेड, उसको इमीडिएटली मतलब तुरंत ही एडमिशन मिल गया, उसको प्रवेश दे दिया गया एज एन अप्रेंटिस यानी एक प्रशिक्षु के रूप में, इनटू हिज स्टूडियो, उसके स्टूडियो में। तो क्वेंटन को तुरंत ही उसके स्टूडियो में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश है वो दे दिया गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, कि ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से उसने विवाह कर लिया। एंड वेंट ऑन टू बिकम, और वो बन गया, क्या बन गया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, कि अपनी एज का, अपने उस टाइम का, अपने युग का वो सबसे अधिक प्रसिद्ध पेंटर्स में से एक है वो बन गया, एक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, कि these two stories illustrate, ये जो दो स्टोरी है वो illustrate करती है, वो हमें समझाती है कि which what each form of art is trying to achieve, कि आर्ट की जो प्रत्येक फॉर्म है, कला का जो प्रत्येक रूप है वो किस अचीवमेंट को चाहता है, किस उपलब्धि को प्राप्त करने की वो कोशिश कर रहा है। कि कला का प्रत्येक रूप है वो ट्राइंग टू अचीव, क्या उपलब्धि करना चाहता है, व्हाट इज ट्राइंग टू अचीव, कि वो क्या अचीव करना चाहता है, क्या उपलब्धि वो चाहता है। तो ये दो स्टोरी है वो इसको इलुस्ट्रेट करती है, समझाती है। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इज इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो क्या अचीव करना चाहता है, एक परफेक्ट, एक पूर्ण जो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है, इल्यूजनिस्टिक मतलब भ्रम उत्पन्न करने वाली जो लाइकनेस है, जो समानता है, लाइकनेस होता है समानता, इल्यूजन एक भ्रम होता है, तो इल्यूजन से ये इल्यूजनिस्टिक वर्ड बना है। तो एक पूर्ण भ्रम में डालने वाली समानता इन यूरोप, कि यूरोप में जो अचीवमेंट चाहता है उसकी बात बता रहा है, कि यूरोप में पूर्ण रूप से भ्रम में डालने वाली समानता, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और एशिया का, एशिया और यूरोप के अंदर तुलना देखो, बताइए एशिया का जो आंतरिक जीवन और जो आत्मा है उस आत्मा का सार, तो इन चीजों को वो अचीव करना चाहता है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशन ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। तो देखो इन द चाइनीज स्टोरी, की चाइनीज स्टोरी के अंदर मतलब जो चाइना की जो स्टोरी है, चीन की जो कहानी है, उस कहानी के अंदर द एम्परर कमीशन, एम्परर जो सम्राट है वो कमीशन मतलब आदेश देता है, एक पेंटिंग बनाने का आदेश है वो देता है। पीछे आया था ना जो टेंग जुआंगजोग था, उसने कमीशन मतलब उसने आदेश दिया था, उसने तैयार करने के लिए बोला था एक पेंटिंग। तो चाइनीज स्टोरी के अंदर तो एक जो एम्परर था, जो सम्राट था, वो एक पेंटिंग बनाने का आदेश देता है एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस, और इसकी जो बाहरी जो अपीयरेंस थी, उसका जो प्रकटीकरण था, बाहरी जो स्वरूप था, उसको वो अप्रिशिएट करता है, उसकी वो प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो अपने वर्क का, अपनी उस चित्रकारी का, अपने उस कार्य का जो सच्चा मीनिंग है, सच्चा अर्थ है, वो उसके सामने रिवील करता है, प्रकट करता है। लेकिन मतलब वो चित्रकार है वही उसका रियल मीनिंग बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन।
तो देखो द एम्परर में रूल, एम्परर जो है, जो सम्राट है, वो मे रूल, वो रूल कर सकता है, शासन कर सकता है ओवर द टेरिटरी, कि वो एक क्षेत्र के ऊपर ही हैज कनकर, कि अपने उस कनकर मतलब जीते गए, तो अपनी जीते गए उस क्षेत्र के ऊपर सम्राट है वो रूल कर सकता है, शासन कर सकता है, शासन कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, केवल आर्टिस्ट है वो ही जानता है, केवल कलाकार ही जानता है द वे विद इन, उसके अंदर प्रवेश करने का जो रास्ता है वो केवल आर्टिस्ट ही जानता है। मतलब एम्परर है वो तो अपने जीते गए क्षेत्र में वो शासन कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जाने का रास्ता है वो केवल आर्टिस्ट ही जानता है, उसको केवल वो कलाकार ही जानता है। Let me show the way. The Dao, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. तो देखो एक जो वर्ड आया था पीछे, दाओ जी ने कहा था, ये जो वो दाओ जी था उसने बोला था कि मुझे आप रास्ता दिखाना दीजिए महाराज, वो अंदर प्रवेश करता है। तो वही लाइन यहाँ पे रिपीट की गई है कि लेट मी शो द वे, कि मुझे आप रास्ता दिखाने दीजिए। द दाओ ए वर्ड, कि ये जो दाओ है, ये दाओ एक शब्द है, दैट मीन जिसका अर्थ होता है बोथ, मतलब जिसके दो अर्थ होते हैं। ये जो दाओ वर्ड है कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, तो ये जो दाओ वर्ड है वो दो मीनिंग रखता है, उसके दो अर्थ होते हैं, द पाथ और द मेथड। एक तो अर्थ है द पाथ मतलब मार्ग, या फिर मेथड यानी तरीका, और दूसरा क्या होता है, द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का एक रहस्यमय कार्य। तो इस दाओ के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग तो होता है पाथ और या फिर मेथड, मार्ग या फिर तरीका, और दूसरा होता है ब्रह्मांड का रहस्यमय वर्क। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, कि द पेंटिंग इज गॉन, कि जो पेंटिंग थी, जो चित्रकारी जो बनाई गई थी, इज गॉन वो चली गई है, बट लेकिन द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो कलाकार है वो अपनी गोल पे, अपने लक्ष्य पे पहुंच चुका है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, की किसी भी भौतिक अपीयरेंस से परे, किसी भी भौतिक स्वरूप से दूर आर्टिस्ट है वो अपने लक्ष्य पे पहुंच चुका है। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, कि एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, कि एक जो शास्त्रीय चीनी जो भूदृश्य है, इज नॉट मीन, उसका अर्थ नहीं होता है टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब उसको प्रस्तुत करना, एन एक्चुअल व्यू कि उसका वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करना, कि एक शास्त्रीय चीनी जो भूदृश्य है उसका मीनिंग है वो एक्चुअल व्यू, उसका जो वास्तविक दृश्य है उसको प्रस्तुत करना, उसका उद्देश्य है वो नहीं होता है। मीन है वो यहाँ पे उद्देश्य के लिए आया है कि एक शास्त्रीय चीनी भूत दृश्य का उद्देश्य है वो एक्चुअल व्यू को, एक वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करना, रिप्रोड्यूस करना नहीं होता है। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि जो वेस्टर्न यानी जो पश्चिमी जो फिगरेटिव पेंटिंग होती है, जो जैसे कि जो पश्चिमी जगत की, जो पाश्चात्य जगत की जो यथार्थ वाली जो पेंटिंग उस तरीके की नहीं होती। ये जो चाइनीज पेंटिंग है वो एक अलग टाइप की होती है। तो इसमें बताया है कि एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि पाश्चात्य जो यथार्थवादी चित्रकारी किया करती है, उस उद्देश्य के साथ में शास्त्रीय चीनी भूदृश्य का उद्देश्य है वो नहीं होता कि एक्चुअल व्यू को, वो जो वास्तविक व्यू है उसको रिप्रोड्यूस करे, उसको प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य है वो नहीं होता। जबकि ये जो वेस्टर्न जो पेंटिंग होती है उनका उद्देश्य ये होता है कि वो वास्तविक व्यू को प्रकट करे। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. तो देखो क्या बताया कि whereas जहाँ पे एक साइड में एक और द यूरोपियन पेंटर, कि जो यूरोपियन पेंटर होते हैं, यूरोप के जो चित्रकार हैं, वो wants you, आपसे चाहते हैं to borrow his eyes, कि आपकी आंखों को वो उधार लेना चाहते हैं। जो यूरोपियन पेंटर है वो आपकी आंखों को उधार लेना चाहते हैं। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और वो एक पर्टिकुलर, एक जो विशेष जो लैंडस्केप है, भूदृश्य है, उसको एग्जैक्टली वैसे ही वो देखना चाहते हैं एज ही सा इट, जैसे कि वो उसको देखते हैं ठीक उसी प्रकार से, एग्जैक्टली सेम वे में वो एक उस विशेष लैंडस्केप को वो दिखाना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जैसे मैं उस चित्र को देखता हूँ, जैसे मैंने उसको पेंट किया है, जैसे उस चित्र को मैं देखता हूँ, वैसे ही आप लोग भी उस चित्र को देखें। तो वो आपकी आंखें उधार लेना चाहता है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, कि एक विशेष एंगल के साथ में, एक विशेष कोण के साथ में।
द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन जो चाइनीज पेंटर होते हैं, जो चाइना के जो चित्रकार है, वो सिंगल व्यू पॉइंट को चूज नहीं करते, मतलब एक विशेष दृष्टिकोण को वो नहीं चुनते हैं। मतलब उनका जो व्यू पॉइंट है वो सिंगल नहीं होता, वो चारों तरफ की जो चीजें हैं वो देखते हैं। तो वो लोग तो चाहते हैं कि जैसे जो यूरोप के जो पेंटर है वो तो चाहते हैं कि आपकी आंखों को उधार ले लें और वैसे ही उस लैंडस्केप को देखे जैसे कि वो देखता है, एक विशेष एंगल के साथ में। लेकिन जो चाइनीज पेंटर है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को नहीं चुनते हैं, एक विशेष दृष्टिकोण को नहीं चुनते। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। कि हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, कि उनका जो लैंडस्केप होता है, उनका जो भूदृश्य होता है वो रियल नहीं होता है, वो वास्तविक नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से उसमें प्रवेश कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और उसके बाद उसमें ट्रेवल कर सकते हो, उसमें यात्रा भी कर सकते हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसको सोच सकते हो कि ये कैसे कैसे है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट। कि जो आर्टिस्ट है वो क्रिएट्स ए पाथ, वो एक रास्ते का निर्माण करता है, फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, कि ऊपर नीचे ट्रेवल करने के लिए और फिर दोबारा से वापस आने के लिए, इन ए लेजरली मूवमेंट। लेजरली मतलब एकदम धीरे धीरे आराम से गति करते हुए, कि एकदम आराम से मूवमेंट करते हुए आप ऊपर नीचे ट्रेवल कर सके और दोबारा से वापस आ सके। इसके लिए आर्टिस्ट है वो आपकी आंखों के लिए एक पाथ, एक जो रास्ता है, एक मार्ग है, उसका निर्माण करता है। This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. कि देखो, this is even more true in the case of the horizontal scroll, कि ये है वो even more true, और ज्यादा ट्रू है, और ज्यादा सही है, सच है। इन द केस ऑफ, मामले में, ऑफ द ओरिजेंटल, ओरिजेंटल यानी जो समतल जो स्क्रोल है। तो जो समतल जो एक जो तरीका है, जो समतल जो कुंडली है, स्क्रोल मतलब एक कुंडली होती है, कि जो समतल कुंडली है उसके मामले में, उस केस के अंदर ये और अधिक सही है, और अधिक ट्रू है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, कि इन विच, जिसके अंदर द एक्शन, जो एक्शन होता है, जो कार्य जो होता है, ऑफ स्लोली ओपनिंग, धीरे धीरे खुलने वाला होता है, वन सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर, ऑफ द पेंटिंग मतलब पेंटिंग के, चित्र के। तो इसने बताया है कि ये समतल स्क्रोल के मामले में, समतल कुंडली के मामले में ये और अधिक सही चीज है, सही बात है, जिसके अंदर और द पेंटिंग, पेंटिंग से स्टार्ट करेंगे, कि जिसमें चित्र के जो धीरे धीरे खुलने वाले, जो चित्र के एक भाग में धीरे धीरे खुलने वाले जो एक्शन है, जो क्रियाकलाप है, वो चल सके। मतलब उसके अंदर जो धीरे धीरे सारे क्रियाकलाप है वो पेंटिंग के एक सेक्शन में धीरे धीरे चल सके। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, और फिर इसको रोल करते हुए, मतलब इसको समेटते हुए, टू मूव, हमें मूव करना होता है, ऑन टू द अदर, दूसरे भाग में मूव करना होता है, इसके दूसरे भाग में पहुंचना होता है। तो इसमें बताया है कि अपन जो पेंटिंग होती है उसके एक सेक्शन को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें हम एक्शन करते हैं, उसमें हम क्रियाकलाप करते हैं, अपने कार्य करते हैं, और फिर इसको रोल करते हुए, इसको समेटते हुए हमें दूसरे सेक्शन में मूव करना होता है, इसके दूसरे भाग में पहुंचना होता है। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, जिसमें समय के जो नए डायमेंशन है, जो नए आयाम है, उनको ऐड करते हुए, उनको जोड़ते हुए हमें दूसरे सेक्शन में पहुंचना होता है। विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि पेंटिंग के दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में अननोन होता है, असंभव होता है। कि जैसा कि जो पेंटिंग होती है, चित्रकारी होती है, उसके किसी भी दूसरे रूप के अंदर ये चीज अननोन होती है, असंभव होती है। मतलब हर एक चित्र के अंदर ये चीज संभव नहीं होता कि हम एक जो भाग है उसमें प्रवेश करें, फिर दूसरे में प्रवेश करें, तो ये और रूप में ये संभव नहीं होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग। कि इट ऑल्सो रिक्वायर, कि ये रिक्वायर करता है, मतलब आवश्यकता होती है इसमें, द एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव मतलब जो सक्रिय, जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, ऑफ द व्यूअर, व्यूअर यानी जो दर्शक होते हैं। तो इसके अंदर व्यूअर की, दर्शकों की एक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। हु डिसाइड्स, जो कि डिसाइड करता है, जो कि ये निश्चित करता है, फिक्स करता है, तय करता है कि एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, वो इस पेंटिंग के अंदर किस गति से, किस पेस से इसमें ट्रेवल करेगा।
तो इसमें बताया कि इसमें दर्शकों की भी, व्यूअर की भी एक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, जो कि तय करते हैं, निश्चित करते हैं कि किस गति से वो इस पेंटिंग के अंदर ट्रेवल करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक ऐसी पार्टिसिपेशन, एक ऐसी भागीदारी जो कि फिजिकल भी होती है एज वेल एज मेंटल, और उतनी ही वो मानसिक भी होती है। मतलब सक्रिय भागीदारी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से होती है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, कि जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो डज नॉट वॉन्ट यू, आपसे नहीं चाहते, टू बोरो उधार लेना, हिज आईज, कि जो चाइनीज पेंटर है वो आपकी आंखों को उधार लेना नहीं चाहते। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, कि वो आपसे चाहते हैं कि आप माइंड को एंटर करिए, वो आपके माइंड को एंटर करवाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप है वो अपनी आंखें उधार दो, वो आपके माइंड को, आपके मन को एंटर करवाना चाहता है, उस पेंटिंग के अंदर प्रवेश करवाना चाहता है कि आप अपने मन से उस पेंटिंग के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही आप उस पेंटिंग के बारे में सोचिए। जबकि यूरोपियन कलाकार है वो ये चाहते हैं कि जैसे हम उस पेंटिंग के बारे में सोचते हैं, जो हमारा व्यू है वो ही आप भी देखें। लेकिन जो चाइनीज पेंटर है वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप अपने मन को उसमें प्रवेश करवाएं, आप अपने मन से सोचिए कि इस पेंटिंग के बारे में क्या क्या आपके व्यू है वो आप बताइए। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंस्पिरेचुअल स्पेस। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, कि ये जो लैंडस्केप है, जो भू दृश्य है वो आंतरिक है। स्पिरिचुअल, एक आत्मिक, स्पिरिचुअल मतलब जो आत्मिक, और जो कंस्पिरेचुअल स्पेस यानी अंतरिक्ष होता है, और जो कंस्पिरेचुअल होता है कल्पनाओं से भरा हुआ है, एक विचारों से भरा हुआ एक स्पेस, एक संसार, एक अंतरिक्ष। तो द लैंडस्केप इज एन इनर वन, की जो लैंडस्केप होता है, जो भूदृश्य है वो आंतरिक है। एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक, और एक कंस्पिरेचुअल स्पेस, एक आत्मिक और विचारों वाला एक संसार। तो ये जो लैंडस्केप है वो इनर वन होता है, आंतरिक होता है, जो कि आत्मिक और विचारों का संसार है। तो इसमें अपने जो विचार है, अपनी जो आत्मा है वो उस लैंडस्केप में डालनी होती है भूदृश्य के बारे में। मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है, तो ये एक विचारों का संसार है और एक आत्मिक भी है, ये स्पिरिचुअल भी है, भावनाओं से ये भरा हुआ है। आई होप आपको चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा, आपको चैप्टर समझ में आया है। अगर चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टार्टिंग में कौन से पेंटर का नाम आया है जिसने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी लैंडस्केप को लेकर के, लैंडस्केप की पेंटिंग है वो बनाई थी। और जो एंटवर्प है उसको आज के टाइम में क्या बोला जाता है, ये चीज भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि एंटवर्प का अब आज वर्तमान में क्या नाम उसका है एंटवर्प का। तो दो बताने हैं, एक तो पेंटर का नाम बताना है, एक बताना है एंटवर्प का न्यू नेम क्या है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।